आज हमारे पास रिएक्शन आ रही है ईथर की रासायनिक गुण। और ईथर के रासायनिक गुण में हमारे पास सबसे पहली समीकरण आती है ईथर का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो ईथर के हैलोजिनेशन में मतलब ईथर आपका है R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। हमें इसका क्या करना है, हैलोजिनेशन करना है यानी हैलोजनीकरण करना है, जो कि क्लोरीन या ब्रोमीन की साथवी रिएक्शन होगी। अब ये जो हैलोजनीकरण रिएक्शन है ये है दो प्रकार की। एक तो आ रही है हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में और एक आ रही है डार्क में यानी अंधेरे में। तो हम पहली रिएक्शन देखते हैं जो कि सनलाइट की एब्सेंस में हो रही है यानी कि डार्क में हो रही है। तो पहली रिएक्शन को देखते हैं जिसमें हमने लिया है डाई एथिल ईथर को। तो डाई एथिल ईथर जैसा कि अपन देख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O और यहां पर भी है CH2 और बॉन्ड CH3। इसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं, इसको भी हम C2H5 भी लिख सकते हैं। यहां भी एथिल आ रहा है, यहां भी एथिल आ रहा है। कल नामकरण अपन ने किए थे तो इसका नामकरण हो जाएगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का हम क्या कर रहे हैं, हैलोजिनेशन कर रहे हैं यानी कि हैलोजनीकरण कर रहे हैं। क्लोरीन और किससे रिएक्शन करवानी है, तो क्लोरीन से करवानी या फिर ब्रोमीन से करवानी है। और ये रिएक्शन हो रही है अंधेरे में यानी कि डार्क में हो रही है। जब हम इसका हैलोजिनेशन करवाते हैं यानी कि क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं या फिर ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन जो कि हमारा क्रियात्मक समूह के रूप में यानी कि एथिल ग्रुप है, उसके पास वाला जो कार्बन है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा के बाद वाला बीटा कार्बन है। और इधर भी हम जाएंगे तो ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये वाला बीटा कार्बन कहलाएगा। तो जब हम डाईएथिल ईथर का अंधेरे में यानी कि डार्क में इसका हैलोजिनेशन करते हैं तो क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो क्या करता है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस रिएक्शन को मैं समझाने के लिए जो है इस प्रकार से भी ले सकता हूं। यहां पर जो हमारे पास CH2 है वो यहाँ एक H अपन ने यहां लगा दिया है, यहां पर भी जो CH2 थे उसमें अपन ने एक H को यहां लगा दिया है। तो होगा क्या, यहां से ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। किसके द्वारा, अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्लोरीन के द्वारा, ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ब्रोमीन के द्वारा यानी कि हैलोजन के द्वारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और क्या बनाएगा, यहां पर भी हैलोजन आके जुड़ जाएगा, यहां पर भी हैलोजन आके जुड़ जाएगा। तो देखते हैं रिएक्शन को बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो बनने वाला उत्पाद CH3 बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो ये आ गया हमारा CH, यहां मैंने Cl को जोड़ दिया अगर मैं Cl से रिएक्शन करवा रहा हूं तो। और आगे अपना यहाँ आ गया ऑक्सीजन, इधर भी यहाँ पर एक H आ रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पर क्लोरीन आकर जुड़ गया, यहाँ आ जाएगा हमारा CH3। तो इस प्रकार से हमें जो है इसमें इस एथिल में दो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गए यानी प्रतिस्थापित हो गए और उनकी जगह पर क्लोरीन आकर जुड़ गया। तो क्या बन गया, डाईक्लोरो और एथिल हमारे पास ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पर भी देख सकते हो कार्बन दो के दो ही है। तो बनने वाला उत्पाद जो है वो क्या होगा, डाईएथिल ईथर होगा। अब इसमें जो है ये वाला भी कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला भी कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। क्योंकि इसमें बनने जो हैलोजन है वो अल्फा कार्बन पर जुड़ रहे हैं, इसको इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा और अल्फा डैश। जैसे हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं, पहला कार्बन को होता तो हम 1 डाई लिखते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन हमारा अल्फा, इसलिए हम अल्फा, इसको तो हमने अल्फा बोल दिया, उसको हमने अल्फा डैश बोल दिया। तो अल्फा डैश डाई हेलो क्या हो जाएगा, डाई हेलो। हेलो कौन है, क्लोरो है, तो डाई क्लोरो हो गया। और कार्बन कितने आ रहा है, मेथ और H, तो डाई क्लोरो एथिल आ गया। और समूह कौन सा है, ग्रुप है हमारा ईथर। तो अल्फा डैश डाई क्लोरो एथिल ईथर जो है वो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। ये तो होगी कब, जब हम इसकी रिएक्शन अंधेरे में यानी कि डार्क में करवा रहे हैं। अब अगर इस रिएक्शन को अपन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो हम देखते हैं वापस यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 ऐसा का ऐसा है O और ये बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी CH3 आ गया। यहाँ पर भी जो है हम जब इसका हैलोजिनेशन करवाएंगे तो यहाँ हमें 10 क्लोरीन के मोलिक्यूल्स लेने हैं और 10 क्लोरीन के मोलिक्यूल्स जब यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ जो बनने वाला उत्पाद होगा वो उत्पाद होगा पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन जो यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, किनके द्वारा, हमारा जो हैलोजन कंपाउंड अपन ने लिया है उसके द्वारा।
तो बनने वाला उत्पाद जो क्या होगा, जहां जहां पर आपके पास Cl थे, आप एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन होता है माइनस का और हाइड्रोजन होता है प्लस का, और दोनों की ही वैलेंसी जो होती है 1 और 1 होती है। इसकी वैलेंसी माइनस में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका -1 होगा, इसका होता है +1, यानी कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर जो Cl है वो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों की वैलेंसियां सेम ही है। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के द्वारा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के द्वारा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के द्वारा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के द्वारा जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या होगा, तो एक क्लोरीन के साथ में, इस वाले कार्बन के साथ में हम 3 क्लोरीन को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हो ये कार्बन है, और यहाँ पर अपन ने 3 क्लोरीन, हाइड्रोजन की जगह पर अपन ने 3 क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया। और इस वाले में यहाँ पर हमने 2 क्लोरीन को जोड़ दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर अपन ने फिर इस प्रकार से हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन को जोड़ दिया है, और इधर भी अपन ने क्या करा है, यहाँ पर भी 3 क्लोरीन को इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो ये जो उत्पाद बन रहा है, अच्छा ये कब हो रहा है, ये हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, और बनने वाला जो उत्पाद है वो उत्पाद क्या कहलाएगा, पर क्लोरो और डाई एथिल। एथिल अब भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये भी कार्बन आ रहा है, यहाँ पर ये भी कार्बन है, इधर भी ये कार्बन है, इधर भी ये कार्बन है, और कार्बनों की वैलेंस सारी कंप्लीट हो रही है। बस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। बाकी उत्पाद हमारा वैसा का वैसा, पर हमने हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या कहलाएगा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो यहाँ अपना उत्पाद क्या हो रहा है, पर क्लोरो और डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से जो है इस वाले में हमें उत्पाद ये प्राप्त हो जाएगा। दोनों ही रिएक्शनों में कुछ खास फर्क नहीं है, पर बड़ा अंतर जो है वो ये है कि ये रिएक्शन अंधेरे में हो रही है, ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में हो रही है। उधर बनने वाला जो उत्पाद है उसमें सिर्फ हैलोजन जो है अल्फा कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, और इसमें जो हैलोजन है वो सारे ही कार्बनों पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट करके वहां पर सब जगह पर हैलोजन जो है जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है ईथर का जल अपघटन, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आ रहा है C2H5 जो कि एथिल है, साथ में O ईथर को शो करने के लिए, और साथ में आ रहा है C2H5 जो कि हो गया डाई एथिल और ईथर समूह आ रहा है। तो डाई एथिल ईथर का हमें करना है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हमें इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, वाटर के मॉलिक्यूल से करवानी है। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन वाटर से करेगा तो हमें जब भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं जिसमें हम वाटर से उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि हम उसका जल अपघटन कर रहे हैं, तो जल को अपघटित करना भी हमें आवश्यक है। तो जल को पहले अपघटित करना है तो हमें यहाँ पर ईथर की रिएक्शन करवानी है वाटर से, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हमें इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 यानी कि कोई भी एसिड जो है वो भी इसमें ऐड करना होगा। अब हम देखते हैं कि हम रिएक्शन तो करवा रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस यानी रिएक्शन तो करवा रहे हैं वाटर से, तो फिर हम यहाँ पे एसिड को ऐड करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पर हमने एसिड जो है वो क्यों ऐड करा है। जब भी हम हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन करवाते हैं यानी कि H2O से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा जो H2 है वो इस प्रकार से होता है, तो हमें H2O के मॉलिक्यूल्स को भी डिसोसिएट करना आवश्यक होता है, और H2O को डिसोसिएट करने के लिए यानी कि उसको तोड़ने के लिए हमें एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। एसिड क्या करता है, यहाँ पर H2O को इस प्रकार से H+ में और OH- में उसको डिसोसिएट कर देता है। कौन, एसिड। इसलिए हमने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की मात्रा को इसमें ऐड किया है। साथ ही साथ ये रिएक्शन जो है हीट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि इसको हमें गर्मी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, तभी जो है हमारा एथिल और वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन कर पाएंगे। एक और साथ ही साथ ये रिएक्शन जो है हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब की उपस्थिति में होती है। तो अब बनने वाला उत्पाद जो है वो इसमें क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हैं टू मॉलिक्यूल्स लिए, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इस एसिड के द्वारा क्या हो रहे हैं, H+ में और OH- में डिसोसिएट हो रहे हैं। तो ये जो OH- के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं किससे,
एथिल से जाके रिएक्शन कर लेंगे और एथिल से जाकर वहां पर भी एथिल आपको 2 दिखाई दे रहे हैं और OH भी आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से 2 यहाँ लगा देते हैं और C2H5 और बॉन्ड OH, इस प्रकार से हमें जो है इसमें प्रोडक्ट जो है गेन हो जाएगा। तो हमारा बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या होगा, एथेनॉल, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक और 2 H के मॉलिक्यूल्स वो आ रहे हैं, वो दोनों H के मॉलिक्यूल्स इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O के रूप में बाई प्रोडक्ट भी इसमें हमें गेन करवाएंगे, जिसको हमें शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्या है, डाई एथिल ईथर का हमने क्या करा है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन करा है और जल अपघटन करने पर जो बनने वाला जो उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा एथिल अल्कोहल। इसके पश्चात जो है इसकी सेकंड रिएक्शन आ रही है, वो है ईथर का हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। और हम जानते हैं कि रिडक्शन करने के लिए यानी कि अपचयन करने के लिए हमें किससे रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है। तो अब अपन यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है वापस एथिल डाई एथिल ईथर, तो C2H5 बॉन्ड O और यहाँ पर लिया है C2H5 डाई एथिल ईथर के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। हाइड्रोजन से करवाने का मतलब होता है यहाँ पर इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं इसका मतलब क्या होता है, हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन किस किस की रिएक्टेंट क्या के लिए, हमने रिएक्टेंट लिया है डाई एथिल ईथर और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। ये रिएक्शन होगी लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, यानी कि द्रव अमोनिया भी जो है यहाँ पर हमें इसमें साथ में लेना है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो 2 आ रहे हैं। तो उन दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को मैंने आपको अच्छा और इजी समझाने के लिए इस प्रकार से लिख दिया है। और ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है, जो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स तो चला जाएगा इसके पास में और ये दूसरा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है वो दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चला जाएगा इनके पास में। तो आप देख सकते हो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आप खुद भी बता सकते हैं। यहाँ पर C2H5 के साथ में अगर मैं एक H को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा C2H6, जिसको हम बोलते हैं एथेन। तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट जाएगा C2H6 जो कि एथेन है और दूसरा हाइड्रोजन जो हम C2H5O के साथ जोड़ रहे हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, C2H5OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ बन जाएगा C2H5OH। तो ये ईथर का रिडक्शन करने पर हमें 2 प्रोडक्ट इसमें गेन हो रहे हैं, एक तो आ रहा है एथेन और एक आ रहा है एथेनॉल। इसके पश्चात इसके बाद में जो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन आ रही है वो है ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवाना है। तो ईथर अपन ने लिया है यहाँ पर C2H5 बॉन्ड O और C2H5 जो कि डाई एथिल ईथर है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से। और एसिटिल क्लोराइड जो होता है वो है बॉन्ड COCl। यहाँ पर हमने मैथिल को जोड़ा है CH3 बॉन्ड CO और ये है Cl, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड का ग्रुप है। हमने यहाँ इसकी रिएक्शन करवाई है इस प्रकार से इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पर भी हमें 2 इसमें अच्छे प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट जो है गेन होंगे, जिसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो होगा हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट जो है इसको हमने क्या करा है, अलग कर दिया है और इस वाले को यहाँ से Cl को हमने अलग कर दिया है। तो आपको अच्छे से दिख रहा है प्रोडक्ट क्या बन रहा है। यहाँ पर C2H5 जो है Cl को लेकर के अलग हो जाएगा, जो कि कौन है, एथिल क्लोराइड है। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट को क्या आ रहा है, C2H5 और Cl। यहाँ पर इसको हम क्लोरोएथेन भी कह सकते हैं और एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आप देख सकते हो, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ C2H5 आ रहा है, ये O आ रहा है। ये C2H5O डायरेक्ट यहाँ Cl की जगह पर आकर के टिक जाएगा। तो देख सकते हो क्या बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये तो ऐसा का ऐसा यहाँ उतार दिया है, ये बॉन्ड यहाँ लगा दिया, इन दोनों को यहाँ पर लाकर जोड़ दिया है। तो O और बॉन्ड C2H5 ये हो गया हमारा। ये क्या हो गया, एथिल एसीटेट बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, एथिल एसीटेट। अब ये एथिल एसीटेट कैसे बना, बहुत इसको और समझाने की थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये जो है वो क्या होता है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O और ये H, ये क्या होता है, ये तो आप जानते हो क्या है, ये है हमारा एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड है।
इस एसिटिक एसिड में से हमने क्या करा, यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दिया और इस हाइड्रोजन की जगह पर किसको रख दिया, C2H5 को रख दिया, जो कि एथिल है। जब मैं यहां से एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो बन जाएगा एसीटेट आयन। क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन। उस एसीटेट आयन के साथ में मैंने किसको जोड़ दिया है, एथिल को जोड़ दिया है। तो क्या बन गया, एथिल, और ये बन गया एसीटेट। तो बनने वाला प्रोडक्ट कौन हो गया, एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार से ये तीनों रिएक्शन जो है हमारे ईथर की जो है जनरल रिएक्शन है, कुछ इतना वो है नहीं, टफ भी नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। एक बार फिर रिवाइज करूंगा। ईथर की रिएक्शन हमने करवाई है, हमने यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करा, यानी कि हमने इसकी रिएक्शन करवाई है किससे, वाटर से करवाई है। तो वाटर से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। इसको समझाया भी था मैंने किस प्रकार से H+ बन रहे हैं, OH- बन रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपन ने ली थी जिसमें हमने ईथर का रिडक्शन किया है, दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हैं, इस प्रकार से इनसे जुड़ जाएंगे, जिसमें एक तो एथेन बन जाएगा और दूसरा एथेनॉल बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन में हमने ईथर लिया है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम एसिटिल क्लोराइड से। तो ये जो C2H5 है, Cl को लेकर क्या बना देगा, क्लोरोएथिल, जिसको हम एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और बीच में बन रहा है एसिटिल, यानी कि CH3, C2H5 को तुमने ले लिया एथिल और वो बन रहा है एसीटेट आयन। तो क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट बन जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा, एथिल एसीटेट। तो तीनों ही रिएक्शन अच्छी हैं, तीनों को आप अच्छे से देख सकते हो। एथिल एसीटेट और क्लोरोएथेन इसमें हमें प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट चौथी रिएक्शन है हमारे पास ईथर का कंब्यूशन, जिसको ईथर का दहन भी कहते हैं। तो हमने वापस यहाँ पर लिया है डाई एथिल ईथर, इसी प्रकार से C2H5 बॉन्ड O और C2H5। यहां पर हम कर रहे हैं कंब्यूशन, यानी कि दहन कर रहे हैं। और दहन करने के लिए हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होती है वो होती है जलाने में सहायक। तो हमें यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसकी, यानी कि दहन, यानी कि इसको जलाना है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर O2 के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। और हम जानते हैं जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसके अंदर जल होता है, तो जल भी जो है बाहर निकलता है। जलाना मतलब जल को निकालना है। तो यहां पर से जल के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलेंगे और जब भी कोई चीज जलती है तो उसमें धुआं निकलता है, धुआं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, नो डाउट, बिना कुछ सोचे समझे आप बर्निंग यानी कि कंब्यूशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, आप यानी कि यहाँ पे कंब्यूशन कर रहे हो, यानी दहन कर रहे हो, यानी कि जला रहे हो, तो आपको नो डाउट कुछ सोचना समझना नहीं, वहां पर CO2 और H2O और एनर्जी वहां पर लिख के आ जानी, ये आपका एकदम सिंपल आंसर होगा। उसके बाद में आप उसको वैलेंस भी कर सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर, एक तो हम यहाँ लिख देते हैं CO2 और साथ में हम यहाँ पर लिख देते हैं H2O। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हम ईथर का क्या कर रहे हैं, कंब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से। क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और क्या बन रहा है, H2O। अब यहाँ बात आती है कि भाई हमें CO2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने लेने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन 2 आ रहे हैं, यहाँ भी कार्बन 2 आ रहे हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी कि CO2 यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो 4 मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, CO2 लगा दिया है। अब 4 CO2 होते ही यहाँ पर कितने हो गए, 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने, यहाँ हाइड्रोजन 5 ही हो रहे हैं, 5 ही हो रहे हैं, 5 और 5 10 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो 10 हाइड्रोजन मुझे यहाँ करने, इसका मतलब यहाँ मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, 5 लगाने पड़ेंगे। तो 5 2 जा 10 यहाँ पे हो जाएंगे। तो 10 हाइड्रोजन तो मेरे पूरे वैलेंस हो गए। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन भी हो गया वैलेंस। अब बचा कौन, ऑक्सीजन बचा है। तो ऑक्सीजन वहां तो हो रहे हैं 5 और यहाँ हो रहे हैं 8। तो 8 और 5 जो है वो हो गए 13। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पर एक तो ये रहा, यहाँ 3 ये हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 6 लगा देते हैं। तो 6 जो 12 हो जाएंगे, 12 और 1 कितने हो जाएंगे, 13। तो ये रिएक्शन भी हमारी बहुत सिंपल है। इसमें भी हमने क्या करा है, ईथर का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करवाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंब्यूशन बोलते हैं। तो कंब्यूशन रिएक्शन में हम जब भी किसी भी चीज को जलाएंगे तो एक तो उसमें धुआं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी बाहर निकलेंगे। तो ये रिएक्शन भी हमारी बहुत सिंपल है, जो कि ईथर की लास्ट रिएक्शन थी। ईथर में वैसे भी केमिकल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन आ रही है, इतनी टिपिकल है नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।